गुड इवनिंग बच्चों, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए सेशन के साथ। आज फिर से प्रैक्टिस सेशन में आप सभी लोग के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, तो फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं और सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चा जुड़ जाए जल्दी से, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से कवर किए हुए जो आपके यूपी पेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बताइए, ट्राई करिए क्या होगा, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्न सूचना के ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 6 मित्र हैं। क्या हैं? 6 मित्र हैं। ठीक है, मित्रों का नाम दिया गया है A B C D E तथा F। ठीक है, चलिए, तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप देखिए कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। कितने नंबर ऑफ पर्सन? तो स्टार्टिंग में ही कह दिया कि नंबर ऑफ पर्सन कितने अच्छे हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हो उससे एक कम लगाइए इस साइन को। अब इस साइन के बारे में आप लोग परिचित ही होंगे। ये किसका साइन है? ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर ये किसी वेरिएबल के बीच में लगता है, मान लीजिए एक वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है b, तो ये शो करता है कि a क्या है? बड़ा है। ठीक है, अब बड़ा किसी भी रेफरेंस में हो सकता है, या तो मार्क्स के रेफरेंस में हो सकता है, या तो लंबाई के रेफरेंस में हो सकता है, या तो पैसे के रेफरेंस में हो सकता है। तो हम यहां पर इस साइन का यूज करेंगे। अब देखिए इसका कैसे यूज करना है आपको। तो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हो उससे एक कम लगाइएगा इस साइन को। तो कितने नंबर ऑफ पर्सन थे? 6 थे। तो हम लगाते हैं कितना? 5। 1 2 3 4 और 5। और जैसे ही आप 5 साइन लगाओगे, इन 6 के बैठने की जगह आपको मिल जाएगी। पहला पर्सन यहां पे बैठेगा, दूसरा यहां पर बैठेगा, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठवां यहां पर। सबसे बेसिक काम आपको यह कर लेना है। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए कह रहा है कि C ने केवल A तथा E से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो C क्या किया? अधिक अंक प्राप्त किया। किससे किससे अधिक अंक प्राप्त किया? तो C A से अधिक अंक प्राप्त किया। और एक चीज और कह रहा है कि C ने किससे अधिक अंक प्राप्त किया? C ने E से अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे क्या कह रहा है। देखिए D ने केवल B से कम अंक प्राप्त किया। अब देखिए ये जो केवल वर्ड है ना, ये काफी कुछ क्लियर कर दे रहा है इस पूरे क्वेश्चन को लेकर। क्या कह रहा है कि जो D है वो केवल B से कम अंक प्राप्त किया है। तो इसका एक और निकलता है कि D तो केवल B से कम अंक प्राप्त किया, बाकी सबसे क्या? बाकी सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। तो देखिए D कहां पर हो जाएगा? D आपका यहां पर हो जाएगा। और D ने केवल किससे कम अंक प्राप्त किया? केवल B से कम अंक प्राप्त किया, बाकी सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि E ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया है। अब कहने का मतलब यह है कि प्रश्न में यहां पर आपका E बैठेगा नहीं, क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा वो सबसे कम अंक प्राप्त करेगा। लेकिन आपका प्रश्न ये कह रहा है कि E ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पर E नहीं बैठेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो तीसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है उसका नंबर कितना है? उसका नंबर 81 है। तो देखिए यहां पर जो बैठेगा वो पहला सबसे अधिक होगा, उसके बाद दूसरा सबसे अधिक, और यहां पर जो बैठेगा वो तीसरा सबसे अधिक होगा। तो तीसरा सबसे अधिक का मार्क्स कितना है? 81 है। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि E को 62 अंक मिले हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि E को कितने अंक मिले हैं? E को 62 अंक मिले हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं उसे F से कम अंक। अब देखिए इस चीज को हम यहां पर पुट कर लेते हैं। आपका कह रहा था कि C को A से अधिक अंक मिला है और C को E से अधिक अंक मिला है। ठीक है, तो अगर यहां पर आपको रखना हो तो किसको रखोगे? अब देखो C यहां पर हो जाएगा, A यहां पर हो सकता है, E यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर E तो बैठ नहीं सकता, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा? यहां पर A हो जाएगा। और यहां पर A हो जाएगा तो यहां पर कौन हो जाएगा? यहां पर आपका E हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि उसे F से, अब देखिए F का क्या है? F के लिए एक ही जगह बच रही है, F आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ है उसे F से।
अब देखो क्या करा, तीसरा सबसे अधिक कितना है, 81 है। चलिए अब प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, आपका फिगर बनकर आ गया आपके सामने, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि डी का स्कोर क्या हो सकता है। अब देखिए डी का स्कोर क्या हो सकता है, तो आपको कह रहा था ना कि जिस व्यक्ति का सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ उसे एफ से कितना नंबर, 13 नंबर, तो एफ का नंबर कितना है, 81। अब अगर एफ का नंबर 81 है तो आपका जो सबसे अधिक पाएगा उसका नंबर कितना होगा, तो इससे 13 अधिक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9। तो बी का नंबर कितना आ गया बच्चा, 94 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी का स्कोर कौन सा हो सकता है, तो डी का स्कोर कितना होगा, 94 से कम होगा और 81 से अधिक होगा। अब आपका एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 94 से कम हो और 81 से अधिक हो, तो देखो कौन सा है, तो आपका ये 94 तो होगा नहीं, इसको विकल्प से करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है 60, तो 60 तो होगा नहीं। तीसरा क्या है 89, तो आपका यही आंसर होगा, क्योंकि 89 ही एक ऐसी संख्या है जो 81 से क्या है, अधिक है, और 94 से क्या है, कम है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सभी लोगों का, सभी लोगों का क्लियर है। चलिए सभी लोगों का क्लियर है ना। इस टाइप के प्रश्नों को विकल्प से करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का 89 आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इस फिगर को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि ई को 62 अंक मिल, कह रहा है कि दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कह रहा है कि दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब देखिए अगर हम आपके फिगर पर आए तो इस विकल्प के आधार पर आपको ऑप्शन देना, पहला बी है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर सी है, फिर मतलब ए ई सी एफ डी बी, इसी के आधार पर उसको आंसर देना है। तो लिख लेते हैं बी डी एफ सी ई ए, बी डी एफ सी ई ए, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख लेते हैं बी डी एफ सी ई ए, यही तो है ना। अब देखिए f का मार्क्स कितना था, f का मार्क्स था 81 और इसका मार्क्स इससे 13 अधिक था, तो ये आपका 4 था और ये आपका 94 था, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कह रहा है कि d को निश्चित ही 60 से कम अंक मिले, तो क्या d को 60 से कम अंक मिले हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है f को सबसे अधिक अंक मिले, क्या f को सबसे अधिक अंक मिले हैं, यह भी गलत है। फिर कह रहा है कि यह एक संभावना है कि b को 79 अंक प्राप्त हुए, तो क्या b को 79 अंक प्राप्त हुए, यह भी गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अंक C द्वारा प्राप्त अंक हो सकते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंक C द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए C द्वारा प्राप्त अंक आते हैं फिगर पर। C द्वारा जो प्राप्त अंक होंगे वो 81 से क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। C द्वारा जो प्राप्त अंक होंगे वो 81 से क्या होंगे, कम होंगे। देखिए यहां पे कह रहा है कि E को क्या मिले हैं, 62 अंक मिले हैं। अब देखिए जो C द्वारा प्राप्त अंक होंगे वो 81 से कम और 62 से अधिक, तो देखो कौन सा आपके ऑप्शन में 81 से कम है, 81 से कम है और 62 से क्या है, अधिक। तो देखो 81 से कम और 62 से अधिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 70, ठीक है। 81 से कम और 62 से अधिक आपका एक ही ऑप्शन है और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 70, ठीक है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी उसी टाइप का है। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो रहा है। पी क्यू आर एस टी तथा यू 6 मित्र, प्रत्येक का भार भिन्न भिन्न है, ठीक है। अब इसके लिए भी पहले आप फटाफट ड्रॉ कर लीजिए, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 6 हैं। देखिए आपके पेट के एग्जाम में रैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके इस तरह के प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इस तरह के प्रश्न लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन 6 लोग हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है बच्चा, आगे कह रहा है कि R का भार T से अधिक है। चलो R का भार अब पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे ही बनाओगे 6 के बैठने की जगह मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, R का भार T से अधिक है।
आर का भार क्या है, अधिक है, किससे, टी से, परंतु यू से कम है। आर के बारे में एक चीज और कह रहा है कि इसका भार क्या है, यू से कम है, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्यू केवल पी से कम भार का है। तो कहने का मतलब यह है कि जब क्यू केवल पी से कम भार का है तो बाकी सबसे क्या होगा, अधिक भार का होगा। तो क्यू की जगह यहां पर हो जाएगी और पी की जगह यहां पर हो जाएगी। इस केवल का मतलब समझिएगा, आपका क्या कह रहा है कि जो क्यू है वो केवल पी से कम भार का है। तो कहने का मतलब यह है कि क्यू का जो भार है वो पी से कम है, बाकी सबसे क्या है, अधिक है। फिर कह रहा है कि टी का भार सबसे कम नहीं है, तो मतलब टी आपका यहां पर नहीं बैठेगा। फिर आपका क्या कह रहा है कि टी का भार कितना है, टी का भार कितना है, टी का भार है 50 किलोग्राम, ठीक है। फिर कह रहा है कि तीसरा सबसे भारी व्यक्ति कितने का है, 63 किलोग्राम का। तो तीसरा सबसे भारी यही हो जाएगा ना, 63 किलोग्राम का है। अब देखिए, अब आपको इस चीज को पुट करना है यहां पर, तो कैसे पुट करोगे, टी तो यहां बैठ सकता नहीं है, तो अब यहां पे कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा और यहां पे कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब आपका एक व्यक्ति बच रहा है, कौन बच गया, तो पी क्यू आर, यहां पे बच गया आपका एस, यहां पर कौन बढ़ जाएगा, एस। अब आते हैं आपके प्रश्न पर, कह रहा है कि आर का निम्नलिखित में से कौन सा भार संभवतः सही भार प्रदर्शित करता है। अब देखिए आर का जो भार होगा वो 63 से क्या होगा, कम होगा। और देखिए टी का भार कितना है, टी का भार 50 किलोग्राम है। तो आर का भाग 63 से कम और 50 से अधिक। तो देखो विकल्प में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 63 से कम है और 50 से अधिक है। तो देखो क्या 65 है, ऐसा नहीं है। क्या 48 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या 67 है, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 61 जो है वो 63 से कम है और 50 से अधिक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। जिन लोगों का 61 आ रहा है वो बिल्कुल सही है, जिन लोगों का 61 आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि किसका भार संभवतः 49 किलोग्राम हो सकता है। तो देखो किसका भार संभवतः 49 किलोग्राम हो सकता है। तो 49 किलोग्राम तो एक ही आदमी का भार होगा ना भाई, जिसका 50 से कम होगा वही तो 49 किलो होगा। तो 50 से कम किसका है, एस का। तो आपका आंसर हो जाएगा किसका हो सकता है, एस का हो सकता है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्नों को विकल्प से करते हैं। कह रहा था कि किसका भार संभवतः 49 किलोग्राम हो सकता है। तो भाई जिसका 50 से कम होगा उसी का तो 49 होगा, और 50 से कम आपके ऑप्शन में केवल एक व्यक्ति है और वो है एस, ठीक है। क्लियर है सभी लोग का, बहुत ही बढ़िया। देखिए इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इस टाइप के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैलेंडर का है। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 19 मई को कौन सा दिन है, गुरुवार है। 19 मई को कौन सा दिन है, गुरुवार है। तो कह रहा है कि महीने का चौथा रविवार किस दिन होगा, महीने का चौथा रविवार किस दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हमको किसी प्रकार ये मालूम चल जाए कि इस महीने का पहला रविवार किस दिन है, तो उसमें हम 7 जोड़ के चौथा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस महीने का पहला रविवार आने की संभावना किस तारीख को हो सकती है, तो सबसे पहली संभावना इस महीने के पहले रविवार आने की कितने को हो सकती है, 1 तारीख को हो सकती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 मई को कौन सा दिन है। तो कितने दिन का अंतर होगा बच्चा, 18 दिन का। किससे भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। कितना शेष आएगा, 4 दिन आएगा, ठीक है। अब ये 4 दिन इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो बाद की तारीख दी गई है, पहले का मालूम कर रहे हो तो 4 क्या कर देना, घटा देना। और अगर 4 घटाना कठिन लग रहा हो तो आप 3 क्या कर देना, जोड़ देना। अब गुरुवार में 3 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। 1 मई को क्या मिल गया, रविवार मिल गया। अब पहला रविवार मिल गया तो किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पे वही दिन मिलता है। तो 1 तारीख को और रविवार है तो फिर 7 दिन जोड़ोगे तो 8 को रविवार होगा, और फिर 7 जोड़ोगे तो 15 को रविवार होगा, और फिर 7 जोड़ोगे तो 15 और 7 क्या होता है, 22 होता है। आपका चौथा रविवार किस दिन हो जाएगा, 22 तारीख को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आ रहा है 22। चौथा पूछ रहा है बच्चा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका आंसर आ जाएगा 22। जिन लोगों का 22 आया है वो बिल्कुल सही है।
नन ऑफ दीज नहीं, 22 होगा। फिर से देखो कैसे सॉल्व करते इस टाइप के प्रश्नों को। जब भी महीने में किसी तारीख की बात करें तो सबसे पहले आप देखिएगा कि पहली तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है। ठीक है, 29 मई का दिया है गुरुवार, सबसे पहले 1 मई का निकाल लेंगे, कितना अतिरिक्त दिन है 18, किसका भाग दिया 7 का, क्या आया 4 आया। बाद की तारीख पहले का 4 दिन घटा देंगे, अगर बैक गिनना कठिन है तो 3 दिन जोड़ दो। 1 तारीख को क्या मिल गया रविवार, फिर 7 जोड़ोगे दूसरा रविवार, 7 जोड़ोगे तीसरा और 7 जोड़ोगे तो चौथा। सभी लोग का 22 आ रहा है। एक बार भैया लिंक को शेयर कर दो, इतनी कम संख्या क्यों हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, जितने लोग लाइव हैं एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। एक पंक्ति में मेघा का स्थान दाहिने से 11वां है और उसी पंक्ति में स्नेहा का स्थान बाएं से 7वां है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए अब कह रहा है कि यदि दोनों के बीच में 6 लोग हो तो देखिए एक का स्थान दिया है दाहिने से, रैंक राइट से दी गई है कितनी 11वीं दी गई है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की रैंक लेफ्ट से दी गई है कितनी 7वीं दी गई है। दोनों के बीच में कितने लोग हैं, दोनों के बीच में कितने लोग हैं 6 लोग हैं। तो आपसे कह रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आए कि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दे, उसी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति का स्थान दूसरे तरफ से दे, बीच में कुछ लोग बैठे हों और आपको टोटल निकालने को बोला जाए, तो अगर टोटल अधिकतम या मिनिमम ना बोले तो आपको दोनों ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल अधिकतम टोटल मैक्सिमम बराबर क्या होता है, रैंक राइट से रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या 11, 7 और 6। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप जोड़ोगे तो 7 और 6 13 और 13 और 11 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो 24 आ जाएगी, दूसरी टोटल मिनिमम निकालोगे, इसका फार्मूला होता है रैंक राइट से रैंक लेफ्ट से माइनस बिटवीन और -2। ठीक है, ये वैल्यू कितनी दी गई है 11, ये वैल्यू कितनी दी गई है 7, बीच में कितने लोग हैं 6 और 2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 और 7 कितना होगा 18 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 10। तो आपका आंसर आएगा 24 या 10। इस प्रश्न का आंसर आएगा 24 या 10। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जब भी प्रश्न में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 24 या 10। अगर यहां पर कुल अधिकतम दे देता तब आपका आंसर केवल 24 आता, अगर यहां पर कुल न्यूनतम दे देता तब आपका आंसर केवल 10 आता, और अगर अधिकतम और न्यूनतम की बात नहीं कर रहा है तो आपका आंसर ऑप्शन में आएगा और आपका ऑप्शन हमेशा या में लिखोगे। क्लियर है, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 24 या 10। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2023 को अगर रविवार है तो आपको बताना है कि 14 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा। चलिए आपका प्रश्न कह रहा है कि यदि 14 सितंबर 2023 को कौन सा दिन है, यदि 14 सितंबर 2023 को संडे है तो आपको मालूम करना है कि 14 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा, यही तो मालूम करना है। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, तो देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले आपको इसको सॉल्व कर लेना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना, फिर आपस में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। हमको ये निकालना पड़ेगा कि 14 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में कितने अतिरिक्त दिन हैं। ठीक है, 14 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में कितने अतिरिक्त दिन हैं। तो जो भी जहां से स्टार्ट करते हैं उसमें लेते हैं शेष दिन और जहां तक जाते हैं उसमें लेते हैं दी गई तारीख। तो 14 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में कितना अतिरिक्त दिन होगा, कैसे निकालेंगे, तो जुलाई कितने का महीना है 31 का महीना है, कितना दिन हो चुका है 14, तो कितना दिन बचेगा 17 बचेगा, 17 बचेगा ना। 31 में से भाई 14 घटा लेना तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 17। जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त, अगस्त में कितना अतिरिक्त दिन 3, अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर, सितंबर में कितना होगा, अब 15 तारीख तक जाना है। अब जो भी 7 से अधिक हो उसको 7 से भाग करके छोटा कर लीजिए। ठीक है, चलिए 17 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 3 आएगा, 15 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा बच्चा 1 आएगा। अब देखिए 3 3 6 और 1 7, और जब 7 में 7 का भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन कितना आ जाता है 0। तो यहां पर जो कैलकुलेशन होगा उसमें अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं, कितने ईयर का डिफरेंस है
टोटल कितने ईयर का डिफरेंस है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1। टोटल कितने ईयर का डिफरेंस है, 11 ईयर्स का। अब इस 11 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो मैंने बताया था कि किसी भी दिए गए ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं, ईयर प्लस लीप ईयर। ठीक है, अब ईयर कितने हैं 11 और लीप ईयर कितने होंगे, तो देखो आपको लीप ईयर कहां से कहां काउंट करना है, 14 जुलाई 2012 से 15 सितंबर 2023। तो देखिए 12 वाला तो लीप ईयर निकल गया होगा, उसके बाद अगला कब आएगा, 16 में आएगा, उसके बाद अगला कब आएगा, 20 में आएगा, और उसके बाद अगला 24 में। तो हमको जाना था यहीं तक, तो कितना लीप ईयर मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यहां पर 2 हो गया। टोटल कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 में 7 का भाग दोगे और शेष कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 6 दिन घटाओगे या जोड़ोगे, तो भाई 2023 का दिया है 2012 का, तो ये 6 दिन क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इस संडे में से 6 दिन घटा दो और या तो एक दिन क्या कर दो, जोड़ दो। तो संडे में एक दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा बच्चा। क्या आ जाएगा, सोमवार। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल क्लास 5 बजे से ही स्टार्ट होती है और रोज चलती है। ठीक है, चलिए अगस्त में 3 दिन ही ऐड किया। बिल्कुल, अगस्त में हमने अतिरिक्त दिन लिया ना बच्चा। भाई अगस्त दिन कितने का होता है, 31। 31 में 7 का भाग दोगे तो कितना शेष आएगा, 3 ही तो आएगा। तो जो भी 31 का महीना होता है उसमें अतिरिक्त दिन कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ना सभी लोगों का, मंडे। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब ये मैंने क्यों किया, तो ये मैंने कैलेंडर पढ़ा चुका हूं मैं आप लोग को, तो मैं बार बार डिटेल में नहीं बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 25 दिसंबर को क्या है, यदि 25 दिसंबर को क्या है बच्चा, मंगलवार है। यदि 25 दिसंबर को क्या है, मंगलवार है, तो आपसे कह रहा है कि 16 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखो 25 दिसंबर को मंगलवार था, तो 16 नवंबर को निकालना है। तो अब ये मत करना कि उल्टा निकलने चलना, 25 दिसंबर से 16 नवंबर पूछ रहा है, तो ये नहीं कि दिसंबर से नवंबर चलने लगना, आप हमेशा चलोगे सीधा ही। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा कि 16 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में कितना अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, तो नवंबर कितने का महीना होता है, 30। कितनी तारीख हो चुकी है, 16, तो कितना दिन बचा है, 14 बचा है। नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, और कहां तक जाना है, 25 तक जाना है। ठीक है, जो भी 7 से अधिक दिख रहा है उसको 7 से भाग करके छोटा कर लो, तो ये हो जाएगा 0, और इसको जब 7 का भाग दोगे तो कितना शेष आएगा, 4 आएगा। तो आपका बचेगा 4 दिन। अब 4 दिन जोड़ोगे या घटाओगे, तो बाद की तारीख दी गई है, पहले का पूछा जा रहा है, तो 4 दिन घटाना पड़ेगा, या तो उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, 3 दिन जोड़ सकते हैं। मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा फ्राइडे इज द राइट आंसर, शुक्रवार, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सभी लोगों का 3 आ रहा है, फ्राइडे आएगा। ठीक है, संडे 6 + 1 कैसे, फ्राइडे फ्राइडे। ठीक है, चलिए देखिए मंगलवार में से आप या तो 4 दिन घटा दो या तो 3 दिन जोड़ दो। सभी लोग का फ्राइडे आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, सी आने लगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि 7 जुलाई को शनिवार हो तो उसी साल 26 जुलाई को, देखिए ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है। 7 जुलाई को क्या है, सैटरडे है, तो आपसे क्या कह रहा है, 26 जुलाई को निकालना है। ठीक है, आपका साल सेम है, महीना भी सेम हो गया, अंतर किसका है, तारीख का। तो बताओ कितने दिन का अंतर है, कितने दिन का अंतर है, तो बताओ 26 में से 7 घटा दो, कितने दिन का अंतर है, 19 का हो जाएगा। 7 से भाग दोगे कितना शेष आएगा, 5 आएगा। 5 दिन जोड़ोगे या घटाओगे, तो अब 5 दिन क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब सैटरडे में 5 दिन जोड़ दो और या तो 2 दिन घटा दो, तो सैटरडे में 2 दिन घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, गुरुवार आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा थर्सडे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, गुरुवार। ठीक है, सभी लोग का आ रहा है गुरुवार, सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग का आ रहा है गुरुवार, जिन लोगों का गुरुवार है वो एकदम सही है। चलिए देखिए, कह रहा है कि ए सी का पिता है। चलो फटाफट देखो क्या कह रहा है, ए क्या है, पिता है। ए क्या है, पिता है। किसका पिता है, सी का पिता है। चलो, और डी बी का पुत्र है। कह रहा है कि डी क्या है, पुत्र है। किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। ठीक है,
फिर देखो ई ए का भाई है, अब कह रहा है कि ई जो है वो क्या है, भाई है, किसका भाई है, ए का भाई है। फिर कह रहा है कि सी डी की बहन है, अब देखो सी क्या है, बहन है, किसकी बहन है, डी की बहन है। अब देखो ये इसका पिता है और ये इसका पुत्र है और ये दोनों भाई बहन है, तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे, और ये हस्बैंड है तो ये इसकी क्या होगी, वाइफ होगी। तो आपसे कह रहा है कि बी का ई से क्या रिश्ता है, मतलब बी कौन है, बी कौन है किसका, ई का। तो बताओ बी कौन है, ई का, बी कौन है, ई का। तो भाई ये इसका भाई है और ये भाई की वाइफ है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, सभी लोग का आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, सभी लोग का आ रहा है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, तो बाएं से 15वां, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, चौथा 15वां, के दाहिने, दाहिने चौथा 17वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, आपका यही कह रहा है ना कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां के दाहिने 17वां कौन सा होगा। अब अगर आपके प्रश्न में पोजीशन अलग अलग दी जाती है तो आप उसको क्या करते हो, जोड़ते हो, और हमेशा किसका यूज करते हो, पहली स्थिति। पहली स्थिति एल है तो हमने यहां पर एल लिख लिया, इसको जोड़ोगे तो 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 1 1 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका आया बाएं से 32वां। अब बाएं से 32वां कोई अल्फाबेट नहीं होता है, ये आपकी वैल्यू है इनवैलिड, तो इनवैलिड को वैलिड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, 26 का यूज करते हैं। ये आपका आएगा L6, और L6 किसका होता है बच्चों, F का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, आप देखें यहां पर फर्स्ट हाफ रिवर्स है, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए तो कह रहा है कि बाएं से तीसरा, बाएं से चौथा तीसरा के दाहिने चौथा 10वां अक्षर कौन सा होगा, यही तो है ना। अब देखिए पोजीशन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए आपका किधर से आया, अब अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन लगा रहे हो और कैलकुलेशन के दौरान मान 13 या 13 से कम आता है तो उसको आप एक बार क्या करोगे, 14 में से घटा दोगे, L1 आ जाएगा, और L1 किसका होता है, ए का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, सभी लोगों का आ रहा है। जितने लोग लाइव हैं एक बार संख्या को बढ़ाइए। समझ नहीं आया, इसमें क्या नहीं समझ में आया बच्चा, देखिए मैंने बता रखा है, इसकी जब आप क्लास देखोगे, मैंने इसकी क्लास ली हुई है, ठीक है। आप जाओगे प्लेलिस्ट में, यूपी पेट में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के नाम से पढ़ाया है। देखिए क्या है कि अगर आपके प्रश्न में पोजीशन अलग अलग होती है तो आप उसको जोड़ते हो, और अगर समान होती है तो आप उसको घटाते हो। अब देखो क्या कह रहा था कि बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट का मतलब एल, चौथा तीसरा, के दाहिने का मतलब होता है राइट, राइट से चौथा 10वां। पोजीशन अलग अलग थी, जोड़ दिया, एल 3 और 13 कितना, 3 और 10 कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, और यह नियम होता है कि अगर क्वेश्चन फर्स्ट हाफ रिवर्स का है और कैलकुलेशन के दौरान मान 13 या 13 से कम आए तो एक बार 14 में से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 14 में से 13 घटाया, L1 आया, और L1 किसका होता है, ए का होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अंग्रेजी वर्णमाला में सेकेंड हाफ रिवर्स, अब यहां पर सेकेंड हाफ रिवर्स है, लिख दिया जाए तो बाएं से चौथा 21वां के दाहिने चौथा 17वां। ठीक है, अब देखिए इसको जब जोड़ोगे तो 7 और 1 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 2 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्या है, इनवैलिड है, इसको वैलिड करोगे। इनवैलिड को वैलिड करने के लिए क्या करते हो, 26 घटाते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, एल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश को, ठीक है, बोथ हाफ रिवर्स कर दिया जाए तो कह रहा है कि बाएं से 13वें, एल से 3 और बाएं से 9वां। ठीक है, यही है ना, पोजीशन समान है, क्या करोगे, माइनस करोगे, 3 - 9 करोगे तो एल क्या आएगा, -6 आएगा। अब अगर कैलकुलेशन के दौरान माइनस में आए तो आप क्या करते हो, आप 26 जोड़ देते हो, और ये एल कितना आ जाएगा, 20 आएगा। चूंकि क्वेश्चन बोथ हाफ रिवर्स का है तो अगर आपके
आपकी वैल्यू 13 से या 13 से अधिक आती है तो उसको 40 में से घटा देते हो, और L20 किसका होगा? T का होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपनी क्लास में पढ़ा रखी हैं। चलिए देखिए, हम लोग के यहाँ एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हो चुका है। जितने भी कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं अपनी एक सीट पक्की करानी, ये हमारे ऐप पर जाकर इन नंबरों पर कॉल कर डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके वेन आरेख का। फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, मैं कई बार इस प्रश्न को समझा चुका हूं। देखिए क्या कह रहा है, पति पत्नी परिवार, कौन सा विकल्प सही है? तो देखो, पति और पत्नी के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्या सारे पति पत्नी होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सभी पत्नी पति होता है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे कैसा रिलेशन है? नो का रिलेशन है। क्या सारी पत्नियां परिवार का हिस्सा होती हैं? बिल्कुल होती हैं। और क्या सारे परिवार पत्नी का हिस्सा होते हैं? तो यहां पर सारी पत्नियां परिवार का हिस्सा होती हैं, तो यहां पे कैसा हो जाएगा? ऑल का रिलेशन। क्या सभी पति परिवार का हिस्सा होते हैं? तो यहां भी ऑल का रिलेशन। 2 ऑल और 1 नो, 2 ऑल और 1 नो। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यही होगा ना? चलिए बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये तरीका मैंने बता रखा है। ठीक है, 2 ऑल और 1 नो। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए, एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित कर रही हैं जब 3 बिंदुओं के दूसरे हिस्से दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताइए। ठीक है, अब देखिए एक पासे की कितनी स्थितियां हैं? 2 स्थितियां हैं। एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, तीन स्थितियां प्रदर्शित कर रही हैं। तो 3 बिंदुओं के दूसरी ओर कह रहा है कि 3 का विपरीत आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए 3 का विपरीत निकालने के लिए किसी को उठा लीजिए और देखिए कि कोई एक कॉमन दिख रहा है। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 4 और इसमें 4 कॉमन है। 4 से रोटेट हो जाइए, इसमें रोटेट होंगे तो 4 3 और क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इसमें रोटेट होंगे तो क्या आ जाएगा? 4 2। अब देखो 4 और 2 यहां पर भी है, 4 और 2 यहां पर भी है, तो 3 का विपरीत क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। यहीं से मिल जाएगा। देखिए 2 फेस कॉमन का रूल अप्लाई कर दीजिए इन दोनों पे। देखिए 4 4 और 2 2, तो देखो 4 और 2 4 2 दोनों में कॉमन है। तो जो अनकॉमन होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैंने बताया था कि अगर एक डाइस की 2 स्थितियां दी गई हों और उसमें 2 सतह समान हो, तो जो सतहें असमान होती हैं वे एक दूसरे की क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। तो भाई 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि 3 बिंदुओं के दूसरी ओर, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, आकृति का छायांकित भाग एक घन के आधार का है। तो कह रहा है कि फलक 1 के सम्मुख, फलक 1 का विपरीत पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप की आकृति आती है ना बच्चा, तो पहले का विपरीत हो जाएगा क्या? पहले का विपरीत हो जाएगा 4, इसका विपरीत हो जाएगा 5, मतलब इस आकृति का विपरीत हो जाएगा 5 और इस 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, मतलब ओपन डाइस के स्थिति में विपरीत सतह हमेशा एक सतह छोड़कर आती है। तो 1 का विपरीत ये तीनों हो नहीं सकता, ये तीनों इसके पड़ोसी हैं। तो 1 का विपरीत होगा 4, इसका विपरीत होगा 5 और इस 2 का विपरीत होगा 3। तो आपसे पूछ रहा है कि फलक 1 के सामने, तो फलक 1 के सामने क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, शीर्ष 1 पर होने पर नीचे की संख्या क्या है? तो देखो दोनों में पाओगे तो 1 कॉमन है। अब 1 से क्लॉकवाइज रोटेट हो जाओ, 1 से घड़ी के चलने की दिशा में चलो, तो यहां पे रोटेट होगे तो आपको मिलेगा 1 3 और 2, और इसमें रोटेट होगे तो मिलेगा 1 5 और 6। तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 6, 3 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 1 के लिए कौन सा नंबर बच रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि शीर्ष पर 1 होने पर नीचे क्या होगा? तो भाई अगर शीर्ष पर 1 लिखा है तो नीचे क्या होगा? जो 1 का विपरीत होगा, और 1 का विपरीत क्या है? 2 है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर है? सभी लोगों का क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए कह रहा है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए
अब ये आपका एक शब्द दिया गया है और कह रहा है कि इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता। ये जरूर देखिएगा कि आपसे प्रश्न में बनाने की बात कर रहा है या नहीं बनाने की बात कर रहा है। तो नहीं बनाया जा सकता। देखिए अब इसमें जब देखोगे तो इसको आप बना सकते हो भाई, जी वहां पर ई यहां पर। अब देखिए नहीं बनाया जा सकता है तो देखो कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो ना आया हो। तो देखो जी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एन हो जाएगा, ई हो जाएगा, आर हो जाएगा, ए हो जाएगा, टी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो ये तो आपका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। चलो इसको जब चेक करोगे तो एस ई आर जी ई ए एन टी, तो ये भी आपका बन सकता है। इसको उठाओगे आर ई ए जी ई एन टी एस, ये भी आपका बन सकता है। इसको देखो जी आर ई ए टी। अब देखना इसमें ध्यान से देखो तो कोई ऐसा अल्फाबेट होगा जो 2 बार आ रहा होगा, उसके आधार पर होगा। तो देखो जब आप चेक करोगे तो जी ई, ठीक है, एन एक बार है, फिर आपका ई एक बार है, फिर आपका आर एक बार है, फिर आपका ए एक बार है, फिर आपका टी भी एक बार है और फिर आपका ई। तो यहां पर ई कितनी बार आए, यहां पर ई कितनी बार है, 2 बार है। और इसमें कितनी बार है ई, 1 2 3। तो आपका यही हो जाएगा, ये आपका बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस शब्द में ई जो है वो 2 बार मौजूद है और इस शब्द में ई कितनी बार मौजूद है, 3 बार मौजूद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कभी कभी ऐसा अल्फाबेट आ जाता है कि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों के बीच में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखो इसको कैसे करते हैं, आप क्या करो, आप उस शब्द को लिख लो, इसके नीचे इसकी पोजीशन लिख जाओ। पी की कितनी होती है 16, ए की कितनी होती है 1, आर की कितनी होती है 18, सी की 3, ई की 5 और एल की कितनी होती है 12। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस गिनती आनी चाहिए, ठीक है। देखो 16 से शुरू करो, 16 के बाद 17 है क्या, नहीं है, 18 है क्या, बिल्कुल, तो ये एक पेयर मिल गया। अब गिनती छोड़िएगा मत। अब देखिए यहां पर जितने नंबर है सब 18 से, अब यहां पे जब गिनती आगे कंटिन्यू करोगे तो 18 से बड़ा आएगा और ये सारे नंबर 18 से छोटा है, तो अब आपको आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगले से स्टार्ट करोगे। 1 2 है क्या, नहीं है, 3 है, बिल्कुल है, दूसरा पेयर मिल जाएगा। उसके बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, 18 के बाद सारे छोटे नंबर, 3 के बाद 4 नहीं है, 5। अब उल्टा भी गिनोगे, 12 के बाद 13 14 15 16 17 नहीं, 5 के बाद 6 7 8 9, 3 के बाद 4 5, ठीक है, 18 के बाद, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा, 1 और 2। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बस आपको पोजीशन लिख के क्या करना है, काउंट करना है, बस आपको पोजीशन लिख के गिनना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है कि सभी मोबाइल फोन होते हैं। देखिए ये सारे के सारे मोबाइल हैं, ये क्या है, फोन है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि सभी डिवाइसेस फोन होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी डिवाइसेस क्या होते हैं, फोन होते हैं। तो सभी डिवाइस इसके नीचे रख दो, इसके अंदर रख दो डिवाइस, सारे के सारे डिवाइस क्या होते हैं, फोन होते हैं। ये तो फिगर हो गया। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, कुछ फोन डिवाइस होते हैं, तो कुछ फोन डिवाइस होते हैं, डिवाइस के अंदर कुछ फोन आ रहा है तो बिल्कुल, तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है कुछ डिवाइस फोन नहीं होते, तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही सही होगा, निगेटिव कभी सही नहीं होगा, मैंने आपको ये बता रखा। चलिए अगला देखिए, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें क्या हैं बच्चा, उपन्यास है। फिर कह रहा है कि सभी उपन्यास क्या हैं, सारे के सारे उपन्यास क्या हैं, मैगजीन है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि कुछ मैगजीन क्या है, जर्नल है, कुछ मैगजीन क्या है, जर्नल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ पुस्तकें, अब देखिए इसमें कुछ निष्कर्ष भी होगा, ठीक है, कुछ यहां के बाद से आपका निष्कर्ष है, ठीक है। देखिएगा कुछ पुस्तकें क्या है, उपन्यास हैं, सभी उपन्यास क्या है, मैगजीन है, और कुछ मैगजीन क्या है, जर्नल। अब यहां से निष्कर्ष है, पहला क्या कह रहा है, कुछ उपन्यास जर्नल है, तो क्या कुछ उपन्यास जर्नल है, उपन्यास यहां पर है, जर्नल यहां पर, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या होगा,
ये क्या होगा, गलत होगा। चलिए दूसरे पर आते हैं, दूसरे को देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, क्या कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं? तो बिल्कुल आप देखोगे तो कुछ पुस्तकें, बिल्कुल इतनी पुस्तकें क्या है, मैगजीन है, तो ये सही होगा। फिर कह रहा है सभी पुस्तकें मैगजीन है, तो क्या सारी की सारी पुस्तकें मैगजीन के अंदर है? ये गलत होगा। फिर कह रहा है कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब देखो जब ध्यान से आप देखोगे ना आपका, तो आपका दूसरा तो बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा तो बिल्कुल सही है। अब देखो पहले में उपन्यास और जर्नल है और लास्ट वाले में भी उपन्यास और जर्नल है, ठीक है, तो इन दोनों में आपका आइदर और भी लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, देखो ऑप्शन नंबर 4, 1 या 4 में आपका आइदर आर होगा और जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ये होना चाहिए था कि या तो पहला या चौथा और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आपका ये होगा कि या तो पहला या चौथा और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। इसमें आपका दिया नहीं हुआ है तो आप ये नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए अगला क्या कर रहा है कि सभी छड़ियां हथौड़े हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी छड़ी है, ये क्या है, हथौड़ा है, ठीक है, ये छड़ी हो गया और ये हथौड़ा लिख लीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है कोई हथौड़ा, कोई का मतलब सभी, कोई हथौड़ा क्या नहीं है, ड्रेस नहीं है। फिर कह रहा है कि कुछ ड्रेस क्या है, कुछ ड्रेस क्या है, दरवाजे हैं। और फिर कह रहा है कि सभी दरवाजे क्या हैं, ये सारे के सारे दरवाजे क्या हैं, खाट हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि कुछ खाट हथौड़े हैं, तो बिल्कुल नहीं है, खाट यहां पर है, हथौड़ा यहां पे कोई रिलेशन नहीं है। फिर कह रहा है कि कोई खाट हथौड़ा नहीं है, कोई खाट हथौड़ा नहीं, ये भी गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ ड्रेस क्या है, छड़ियां हैं, कुछ ड्रेस क्या है, कुछ ड्रेस क्या है, छड़ियां, ये भी गलत होगा। अब देखो जब भी आपका एक से अधिक निष्कर्ष गलत होगा, आपको क्या चेक करना है, आपको स्वतः ही आइदर और को चेक करना है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जब भी एक से अधिक गलत निष्कर्ष गलत होते हैं, आइदर और की पहली शर्त को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आइदर और की दूसरी शर्त क्या कहता है कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होने चाहिए। तो देखो जब पहले और तीसरे को उठाओगे ना, तो खाट और हथौड़ा यहां भी है और खाट और हथौड़ा यहां भी है, तो वेरिएबल भी समान है। तीसरी शर्त क्या कहता है कि एक पॉजिटिव और एक क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें एक साथ पाई जाती हैं तो हम वहां पे क्या चूज करते हैं, हम वहां पर चूज करते हैं या तो पहला और या दूसरा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका कोडिंग ब्लड रिलेशन का, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कौन सा व्यंजन यह बताता है कि एम मामा है किसका, आर का। अब देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आए कोडिंग ब्लड रिलेशन का, तो यहां पर क्या दिया होता है, यहां पर कुछ आपके संकेत दिए होते हैं, ठीक है, यहां पर कुछ आपके संकेत दिए होते हैं और उन संकेतों का मतलब यहां पर दिया रहता है। अब आपको यह चेक करना रहता है कि जो संकेत दिए हैं उसका मतलब क्या है, और जो मतलब है वो पहले व्यक्ति का दूसरे से है या दूसरे व्यक्ति का पहले से है। ये तीन चीज चेक करना रहता है कि इस संकेत का मतलब क्या है, और संकेत का जो मतलब है वो पहले व्यक्ति का दूसरे से है या दूसरे व्यक्ति का पहले से है। तो जब यहां पर आप देखोगे ना, तो जो भी मतलब है वो पहले व्यक्ति का क्या है, दूसरे से है, ठीक है। ए बी की बहन है, ए बी की मां है, तो यहां पर जो संकेतों का मतलब है वो पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का है। इतना क्लियर है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि कौन सा व्यंजन यह बताता है कि एम मामा है किसका, आर का। अब इस टाइप के प्रश्नों को हम विकल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर एम मामा होगा, ये बताओ बच्चा कि अगर एम मामा होगा तो एम क्या होगा, मेल होगा। ये चीज क्लियर है ना कि अगर एम मामा होगा तो एम क्या होगा, मेल होगा। तो सबसे पहले हम उस ऑप्शन को हटा देंगे जहां पर हमको एम फीमेल मिल रहा हो। पहले उस ऑप्शन को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए अगर आप पहले ऑप्शन को उठाते हो तो m इंटू टी, तो इंटू का मतलब क्या है, भाई है। m भाई है किसका, t का। अब अगर m किसी का भाई है तो किसी का मामा भी हो सकता है, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है। इसको अभी बाद में चेक करेंगे। m डिवाइड बाई t, तो डिवाइड बाई का मतलब क्या है, ए बी का पिता है तो एम पिता है किसका, टी का। अब अगर कोई किसी का पिता है तो फिर मामा भी हो सकता है, तो इसको भी बाद में चेक करेंगे। तीसरा देखो
m प्लस टी, तो प्लस का मतलब क्या है, a b की बहन है, तो m प्लस टी का मतलब हो जाएगा m बहन है किसकी, t की। अब ये बताओ कि अगर कोई किसी की बहन हो तो वो किसी का मामा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मामा नहीं हो सकता, मामी भले होगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब हमको चेक करना है इन दोनों ऑप्शन को, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा आपका। अब चेक कर लीजिए फटाफट। तो m इंटू n2 का मतलब क्या था, भाई का, m भाई है किसका, r का, सॉरी m भाई है किसका, t का, t माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, मां है, t मां है किसकी, r की। अब देखिए आपसे क्या कह रहा था कि m मामा है किसका, r का, तो देखो यहां से क्लियर है कि यहां पर कौन है, m मामा है किसका, r का, क्योंकि ये इसकी मां है और ये मां का क्या है, भाई है, तो जो मां का भाई होता है वही तो मामा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तरीका समझ में आया? सबसे पहले हम उस ऑप्शन को हटा देंगे जिस ऑप्शन में वो जेंडर ना मिल रहा हो जिसकी प्रश्न में बात कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न बताइए आंसर क्या होगा। कह रहा है कि सी डी की बहन है। अब देखो सी डी की बहन है, तो देखो ये बताओ कि अगर कोई किसी की बहन है, अगर कोई किसी की बहन है तो वो क्या होगी, फीमेल होगी। तो पहले हमको उस ऑप्शन को हटा देना है जहां पर सी मेल नजर में आ रहा हो, या तो सी मेल नजर में आ रहा हो और या तो सी का कोई जेंडर ना पता चल रहा हो, क्योंकि अगर सी किसी की बहन है तो ये तो क्लियर है कि सी क्या होगा, फीमेल होगा। अब आते हैं ऑप्शन पर, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन, तो देखिए डी डिवाइड बाई सी, तो डिवाइड बाई का मतलब क्या है कि डी भाई है किसका, सी का, लेकिन इस विकल्प से सी का जेंडर नहीं पता चल रहा है। भाई डी भाई है सी का, तो सी का जेंडर पता चलने के लिए यहां पर कहानी आगे चलनी चाहिए, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म हो गई है। और भाई, अगर कोई किसी का भाई होता है तो वहां से दूसरे व्यक्ति का जेंडर नहीं पता चलता है, भाई का भी भाई हो सकता है और बहन का भी भाई हो सकता है, ठीक है। तो जेंडर, देखिए जेंडर दोनों तरफ से केवल एक ही कंडीशन में पता चल सकता है, जब उनका पति और पत्नी का रिलेशन हो, अन्यथा और किसी केस में दोनों तरफ से जेंडर पता नहीं चलता। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो P प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है कि P मां है किसकी, सी की, तो यहां से भी सी का तो जेंडर पता चल नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। D माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है कि D बहन है किसकी, सी की, तो यहां पे क्या कह रहा है कि सी डी की बहन है, तो यहां पर तो ये पता चल रहा है ना कि D बहन है सी की, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपको ऑप्शन से ही निकल जाएगा कि आपका क्या सही है, 4 सही है। और एक बार इसका बना लेते हैं, देखो C माइनस P, तो A माइनस B का मतलब है A B की बहन है, तो यहां पर C क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी किसकी, P की। P डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई का मतलब क्या है, P भाई है किसका, D का। तो देखो यहां से पता चल रहा है ना कि C बहन थी किसकी, D की। अब देखो हमने विकल्प से ही बता दिया कि इस प्रश्न का आंसर 4 सही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को विकल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कह रहा है कि यदि अभिव्यक्ति दी गई है तो आपसे कह रहा है कि निश्चित रूप से कौन सा सत्य होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका फैमिली ट्री बना लीजिए। फैमिली ट्री बनाने के लिए मतलब पता चलना चाहिए, प्लस का मतलब क्या है, पिता का, ठीक है। इनटू का मतलब क्या है, बहन का रिलेशन, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, पत्नी का रिलेशन। परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चा, माता का रिलेशन। और डिवाइड बाई का मतलब क्या है, पुत्र का रिलेशन। अब चलिए बनाइए। तो कह रहा है कि आई प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, पिता है, तो देखो आई पिता है किसका, टी का। फिर देखो टी परसेंटेज जे, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, माता का, तो टी क्या है, अब देखो थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। आई पिता है किसका, टी का, और टी क्या है, टी माता है किसकी, टी माता है किसकी, जे की, ठीक है। फिर देखिए जे इंटू एल, तो इंटू का मतलब क्या है, बहन है। अब जे बहन है किसकी, एल की, तो जे बहन है एल की, तो ये टी परसेंटेज, तो टी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी ना, तो माता हो जाएगी, तो प्लस क्यों लगा, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर ये इसकी माता है तो इसकी भी माता होगी, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एल डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई का मतलब क्या है, माता का, एल माता है किसकी, एल माता है किसकी, के की। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निश्चित रूप से कौन सा सत्य है। देखिए एल टी की पुत्री है, एल टी की पुत्री है, तो ये तो क्लियर है नहीं। दूसरा कह रहा है कि के आई का दामाद है, के आई का दामाद है, के आई का दामाद है, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कह रहा है एल के आई के की दादी है, आई आई एल की दादी है, तो दादी नहीं है, दादा भले हो सकता है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि टी
जे का पिता है, टी जे का पिता है, कौन सा निश्चित रूप से हो सकता है? तो क्या टी जे का पिता है? तो टी जे की माता होगी, पिता नहीं होगा। अब देखिए इसमें कौन सा सही होगा। आपका कह रहा है कि एल टी की पुत्री है, तो क्या एल टी की पुत्री है? तो बिल्कुल था ना, डिवाइड बाई का मतलब क्या था? माता का ना। देखिए आई एल, तो देखिए यहां पर क्या है, जे इंटू एल, इंटू का मतलब क्या था? बहन का, तो जे बहन थी किसकी? एल की। अब एल का जेंडर तो नहीं पता चल रहा है, एल डिवाइड बाई के, तो देखिए एल डिवाइड बाई, यहां से क्लियर है, एल डिवाइड बाई के का मतलब है एल क्या है? माता है के की, तो यहां से तो क्लियर हो जाएगा ना, यहां से क्लियर हो जाएगा कि एल क्या है? टी की पुत्री है। ये सही है बच्चा, ये सही है, यहां से पता चल रहा है कि एल क्या है? पुत्री है, किसकी? टी की। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। चलिए अब देखिए क्या आ रहा है कि सन 1991 में कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए मैंने बताया था इसका तरीका, 1991 किसका भाग देना? 4 का भाग देना, देखना है शेष कितना आ रहा है। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और आप 1 उतारोगे, 2 उतारोगे, आपका आ जाएगा 4 दूना के 8, 1 1, तो 4 दूना के 8, और कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और जब 3 शेष आता है तो मैंने बताया था कि यदि आपका 1 शेष आता है तो कितना जोड़ते हैं? 6 आता है, और 2 और 3 केस में कितना जोड़ते हैं? 11 और 11, इसमें 11 जोड़ दोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 9 1 10 हो जाएगा, और फिर आपका 2002। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपको ये याद रखना है कि 1 शेष आएगा तो 6, 2 और 3 आएगा तो 11 और 11। चलिए आगे आइए, देखिए हम लोग क्या है, यूपी पेट का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो आप जाके ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप क्या कह रहे हैं, राम श्याम से 335 दिन बड़ा है, ठीक है। तो देखिए जो बड़ा होता है वो पहले पैदा होता है, जो छोटा होता है वो बाद में पैदा होता है। तो बड़ा कौन है? राम बड़ा है श्याम से कितना दिन? तो देखो पहले राम पैदा हुआ होगा, और राम के पैदा होने के 315 दिन बाद कौन पैदा हुआ होगा? श्याम पैदा हुआ होगा। तो कह रहा है कि राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। तो जो बड़ा है वो पहले पैदा होता है, जो छोटा है वो बाद में पैदा होता है। और कितना दिन का अंतर है? 315। और कह रहा है कि कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। अब इससे भी बड़ा कौन है? कृष्ण है। और कितना सप्ताह बड़ा है? 70 सप्ताह। मतलब कृष्ण के पैदा होने के 70 सप्ताह बाद कौन पैदा हुआ होगा? राम पैदा हुआ होगा। तो कह रहा है कि यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को है, अब यदि कृष्ण का जन्म किस दिन है? बुधवार को है, तो बताइए कि अगर 2 तारीखों के बीच में हफ्तों का गैप होता है, हफ्तों का गैप होता है, तो उन दोनों के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कृष्ण का जन्मदिन जिस दिन होगा उसी दिन राम का भी जन्मदिन होगा। तो राम का जन्मदिन भी किस दिन हो जाएगा? बुधवार को होगा। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने दिन का अंतर है? 315 दिन का। अतिरिक्त दिन हमेशा 7 से कम होना चाहिए। यहां पर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 7 चौक 28, 28 और 3 7 पर यहां पे 0 आएगा, इसमें 0 जोड़ दोगे तो श्याम का जन्मदिन भी किस दिन हो जाएगा? बुधवार को ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। जब भी 2 दिनों के बीच में सप्ताह का अंतर हो, जैसे पूछा जाए कि अगर आज रविवार है तो आपसे 2 सप्ताह बाद तो रविवार ही होगा। आज रविवार है, आज से 40 सप्ताह पहले क्या होगा? तो रविवार ही होगा, ठीक है। तो अगर 2 के बीच में सप्ताह का गैप होता है ना, तो दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए 6 सप्ताह 1987 को कौन सा दिन था? तो मैंने बताया था आपको कोड की, आपका कोड था 033 614 625 035, ये कोड बताया था ना मैंने। अब देखिए इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 अगस्त 1987, यही है ना। तो तारीख को एज इट इज लिख देते हैं। अगस्त का कोड क्या है? 2 है। अब देखो 87, 4 का भाग दो, जो भागफल आए बगल में लिखो, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1987 तो किस में आता है? तो ये आपका आता है 1900 से 1999, और इसका कोड क्या होता है? 0 होता है। तो +0 कर लो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो इसको जोड़ जाओ, कितना हो जाएगा? तो 6 2 8 हो जाएगा, और ये 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 8 8 16 हो जाएगा, 6 आएगा, और रिमाइंडर आपका 1 आएगा। 8 2 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में किसका भाग दोगे? 7 का भाग दोगे, तो शेष कितना आ जाएगा? तो देखो 7 एकम 7 और 7 छंग 42, तो 42 और 4 46, और 4 किसका होता है? तो 4 आपका गुरुवार का होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा थर्सडे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है?
क्लियर है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। जो आपका कोड होता है वो आपका मैंने बताया था ना 6420 ये आपका 1600 से होता है 1699, 1600 से 1699 का 6 हो जाएगा, 1700 से 1799 का 4 हो जाएगा, 1800 से 1899 का 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1900 से 1999 का 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम की रैंक दाएं से 10वीं है, श्याम की रैंक बाएं से 5वीं है। दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से चौथा हो जाता है, 15 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है श्याम का स्थान क्या होगा। तो देखो अब ये वैल्यू हमको कैसे मिली, देखो ये निकालना है ना, तो इसके ऊपर जाएंगे और हम ये चेक करेंगे कि 10 से 5 कैसे मिल रहा है। तो 10 से 5 कैसे मिल रहा है, 5 घटाने पर, तो यहां भी 5 घटा दीजिए, तो 15 में 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा 10वें नंबर पे, ठीक है। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, 2 टेबल बना लीजिए, रैंक नीचे रखिए, ठीक है। अब आपको ये निकालना है तो इसके ऊपर जाइए, देखिए इससे ये कैसे मिल रहा है, 10 से 5 कैसे मिलेगा, 5 घटाने पर, तो वही काम यहां भी कर दीजिएगा, 15 में 5 घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला देखिए, ए बी से लंबा है, तो देखो ए क्या है, लंबा है किससे, बी से। फिर कह रहा है कि डी सी से छोटा है। अब डी क्या है, डी क्या है, डी छोटा है किससे, सी से। फिर कह रहा है किंतु ई से लंबा है, डी क्या है, छोटा है सी से, किंतु लंबा है किससे, ई से। फिर कह रहा है ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए केवल डी ही ए तथा बी के बीच में है। केवल डी ही किसके बीच में है, केवल डी ही ए तथा बी के बीच में है, ठीक है। अब देखो ये शर्त फॉलो करानी है कि डी को ए तथा बी के बीच में रखना है, ठीक है। अब इन दोनों को भी यहां पे फॉलो कराना है, तो देखो डी से बड़ा कौन होगा, डी से बड़ा कौन होगा, डी से बड़ा सी होगा, और डी से छोटा कौन होगा, ई होगा, क्योंकि ये 3 जगह तो आप परिवर्तित नहीं कर सकते, ये जगह तो फिक्स हो गई। अब डी से बड़ा आपको बनाना है किसको, सी से, तो डी से बड़ा बनाना है तो यहीं पे बना सकते हो, और डी से छोटा ई को बनाना है तो यहाँ पे। तो आपसे कह रहा है कि कौन सर्वाधिक लंबा है, तो सर्वाधिक लंबा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि यदि a@b का अर्थ है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ये, तो देखो p स्टार, स्टार का मतलब कहां गया, a स्टार b का मतलब ए बी का पिता है, तो p स्टार q का मतलब हो गया p पिता है किसका, q का। फिर q @ तो @a@b का मतलब a b की बहन है, तो q बहन है किसकी, r की। और a#b का मतलब a b की माता है, तो r#b का मतलब है कि r माता है किसकी, s की। तो आपसे कह रहा है कि का अर्थ क्या है, अब कह रहा है कि पी एस का पिता है, तो क्या पी एस का पिता है, नहीं है। पी एस का पुत्र है, ये भी नहीं है। पी एस का दामाद है, पी एस का दामाद है, बिल्कुल नहीं है। पी एस का दादा या दादी है। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अगला देखिए, कथन या निष्कर्ष, इसको समझिएगा। आपका कह रहा है कि आपको ये 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों कथनों में कौन सा कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है, ठीक है। तो पढ़िए, आप अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, ठीक है। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से आपराधिक गिरफ्तार किए गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसका परिणाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि गर्मी के महीने में बहुत से लोग अपने मूल स्थान से जाने के लिए शहर से गए, और दूसरा कह रहा है गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। तो देखिए 2 चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक शहर है और एक लोग शहर में जा रहे हैं और दूसरे लोग शहर में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल स्थान जाने के लिए शहर से गए, और दूसरा कह रहा है कि गर्मी के महीने में बहुत से लोग पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। तो एक लोग जा रहे हैं और एक लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रभाव होगा, ये दोनों क्या होगा, प्रभाव होगा, लेकिन जो दोनों का कारण होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए एक आपका सिटी है और कुछ लोग जा रहे हैं सिटी से गर्मी के कारण और कुछ लोग उसमें सिटी में आ रहे हैं। तो अगर 2 ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हो जिनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है, तो वो दोनों ही प्रभाव होते हैं और उन दोनों का कारण भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि दोनों क्या है, प्रभाव हैं, दोनों क्या हैं, प्रभाव हैं, और दोनों का कारण क्या है, अलग अलग है, ठीक है। दोनों क्या है, प्रभाव हैं, और दोनों का कारण क्या है, अलग अलग है। ये ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों क्या है, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। मतलब दोनों का जो कारण है वो स्वतंत्र है, अलग अलग है, दोनों का कारण एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड कब होता कि जब दोनों ही शहर में आते या दोनों ही शहर से जाते, तब ये रिलेटेड होता।
तब ये दोनों एक ही कारण होता, ठीक है। लेकिन एक जा रहा है एक आ रहा है, तो यहां पर दोनों क्या है, अलग अलग चीजें, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन में केवल इतना ही। सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जितने लोग सेशन पे नए हैं, हमारे क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है रीजनिंग बाय रवि सर, रीजनिंग बाय रवि सर, ठीक है, रीजनिंग बाय रवि सर। आज के बाद से, ठीक है, हमने यूपी पेट को ध्यान में रखते हुए श्रृंखला जो प्रैक्टिस सेशन है, अब यही कंटिन्यू होगा जब तक आपके पेट का या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन है ना, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग नए हैं इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं कल, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने तैयारी को जारी रखिएगा। चलिए, जय हिंद।